नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 108 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो पांचों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में दृश्य कलाओं का विकास जो हुआ, उन दृश्य कलाओं के विकास का वर्णन यहाँ पर करना है। तो देखो, दृश्य कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब का वर्णन किया जाता है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ोगे, 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो यूरोप का इतिहास है, जब आप उसे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस दौरान दृश्य कलाओं का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। और इस कला के माध्यम से यह दिखाया जा रहा था कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, धार्मिकता में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे थे, धर्म में जो परिवर्तन हो रहे थे, उन सभी परिवर्तनों को कलाओं के माध्यम से शो किया गया है। जैसे 17वीं शताब्दी में एक कला थी जो बहुत फेमस हुई यूरोप में, वो थी बारोक कला। इसे बाराक कला भी कहा जाता है। तो बारोक कला का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ और ये कला अपनी गतिशीलता के लिए जानी जाती है और बहुत अच्छी सजावट के लिए जानी जाती है। इस कला में खास बात ये थी कि जो मानवीय भावना है, ह्यूमन की जो फीलिंग है, उसे बहुत अच्छे से शो किया गया था। खास तौर पे इस दौरान के जो कलाकार थे, वो कलाकार थे पीटर पॉल रूबेंस, एक कलाकार का नाम था कारवाजो, एक का नाम था डिएगो वेलास्केज। ये कुछ उल्लेखनीय कलाकार हैं जो उस समय बहुत फेमस थे। इन्होंने रंगों की गहराई का प्रयोग किया है, प्रकाश और छाया का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है। ज़्यादातर जो चित्रकलाएं और मूर्तिकला बनी हैं वो धर्म के आधार पर बनी हैं या फिर राजाओं महाराजाओं के दृश्यों को दिखाया गया है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में जो डचिस कला थी, यानी कि डच लोगों का जो कला थी, उसका युग सबसे अच्छा था, स्वर्णिम युग था। इस युग में डच कलाकारों ने डेली रूटीन की लाइफ को शो किया है, सजीव चित्रों को शो किया है। पहले के जो चित्र थे वो धार्मिकता से रिलेटेड थे, लेकिन अब जो चित्र बन रहे हैं वो मानव केंद्रित हैं, उसमें मानवीय भावनाओं को दिखाया जा रहा है। यहाँ के जो प्रमुख कलाकार थे डच के, वो थे रैम्बर्ट, जोहेंस वर्मीर, इस युग के प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपनी आदित्य चित्रकारियों के लिए फेमस हुए हैं। 18वीं शताब्दी की बात करोगे तो इस दौरान रोकोको कला फेमस बहुत थी। ये बारोक कला से भी आगे बढ़कर थी। इसमें वहाँ पर गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था, इसमें लाइट कलर का यूज़ किया गया था, इसमें बहुत बारीकी से सजावट की गई थी। इसमें उमंग और उल्लास, यानी कि जो हंसी खुशी है, उसको अभिव्यक्त किया था। ये शैली फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। प्रमुख कलाकार थे जीनन ऑनरे फ्रैगोनॉर्ड, फ्रांसवा बाउचर। इन्होंने प्रेम, विलासिता और सामाजिक जीवन के हल्के फुल्के पलों को चित्रित किया है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के अंत में नियो क्लासिज्म का उदय हुआ, जो कि ग्रीक और रोमन कला से प्रेरित थी। इस शैली में संगति, संतुलन और समानुपात की ओर लौट गई थी। प्रमुख कलाकार थे जैक्स लुई डेविड, एंजेलिका कॉफमैन। इन्होंने इतिहास और क्लासिकल विषयों को प्राथमिकता दी। तो इस तरीके से अगर आप 17वीं 18वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ते हो तो इस दौरान कला में राजनीतिक और सामाजिक विषयों को भी रखा जा रहा है। अब जो फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकन क्रांति, इससे प्रभावित होकर कलाकारों ने स्वतंत्रता, समानता जैसे तर्कसंगत चित्र भी उकेरने शुरू करे। यानी कि 17वीं शताब्दी से पहले जो चित्र बनते थे वो धार्मिक चित्र होते थे, धार्मिकता भावना होती थी। लेकिन अब जो नए चित्र बन रहे हैं, नई दृश्य कलाएं जो हो रही हैं, इसमें मानवीय भावना दिखाई जा रही है, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें बनाई जा रही हैं, सोसाइटी के बारे में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यूरोपीय कला को ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। आशा ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी में कृषि की स्थिति बताओ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में और जर्मनी में कृषि की क्या स्थिति थी, ये हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले हम फ्रांस की स्थिति पढ़ते हैं। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा, जैसे फ्रांस एक राजा के अंडर में है। राजा ने क्या करा है, पूरे क्षेत्र को अच्छे से चलाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट को एक व्यक्ति चला रहा है जिसकी पोस्ट का नाम है सामंत। और ये पूरी व्यवस्था कहलाएगी सामंती व्यवस्था। तो फ्रांस में जमीन पर कंट्रोल किसका है, इन सामंतियों का है। और ये सामंती किसानों से खूब काम करवाएंगे और बहुत सारा टैक्स वसूलेंगे, जिसकी वजह से कृषि की व्यवस्था बद से बदतर हो जाएगी। किसान बेचारे बेमतलब में मारे जाएंगे, किसानों के साथ बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी और उनसे फ्री में काम भी करवाया जाएगा। इस दौरान जो मुख्य फसलें उगाई जाती थी वो गेहूं, जौ, चुकंदर की प्रमुख फसलें थीं।
कृषि पद्धति पुरानी थी, नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई नहीं थी। कृषि अर्थव्यवस्था में असमानता बहुत ज़्यादा थी। ग्रामीणों का जीवन बहुत कठिन था, भारी कर के नीचे इन्हें दबाया गया था, दास प्रथा होती थी। 17वीं शताब्दी में लिटिल आइस एज आई, यानी कि ठंड का मौसम आया। और जब भी ठंड का मौसम आएगा कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, क्योंकि यूरोप में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और बर्फबारी जब होगी तो खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, गंभीर खाद्यान्न संकट होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की बात करें तो जमींदारों का जमीन पर नियंत्रण था और इन्होंने कृषि में कुछ भी सुधार नहीं किया। तो अगर आप 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की कृषि व्यवस्था की बात करते हो तो पूरी की पूरी जमीन सामंतियों के कंट्रोल में है। ये लोग जमीन में सुधार के नाम पर कुछ भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। किसानों से जबरन वसूली की जा रही है। किसानों की स्थिति बद से बदतर है। लिटिल आइस एज की वजह से जब बर्फबारी होगी तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था और डाउन चली जाएगी, क्योंकि फसलों का उत्पादन नहीं होगा। अब फ्रांस से ही जुड़ा हुआ देश है जर्मनी। यहाँ की बात करोगे तो जर्मनी ने भी छोटे छोटे भूखंडों में अपनी ज़मीन को बांटा हुआ था, लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ के ज़्यादातर किसानों के पास अपनी खुद की खेती होती थी। जर्मनी में भी गेहूं और जौ की फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी। इसके अलावा आलू 18वीं शताब्दी में उगाया जाने लगा। फ्रांस की तरह जर्मनी में भी सामंती व्यवस्था ही थी, लेकिन किसानों को ज़्यादा स्वतंत्रता थी। ज़्यादातर किसान अपनी ज़मीन के मालिक थे। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हुआ, युद्ध हुआ, इससे भुखमरी की घटनाएं फैली। 18वीं शताब्दी के अंत में जो है जर्मनी में प्रबोधन काल हुआ, नए नए ज्ञान विज्ञान आए, जिसकी वजह से कृषि में भी सुधार हुआ। तो इस तरीके से फ्रांस और जर्मनी की जो कृषि व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल थी। समाज में असमानता थी, गरीब किसान बहुत ज़्यादा गरीब थे और सामंती जो थे वो अमीर थे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि प्रबोधन के महत्वपूर्ण विचारों का वर्णन कीजिए। प्रबोधन काल के महत्वपूर्ण विचारकों के नाम बताइए। तो जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ते हो, खासतौर पर इटली के बारे में जब पढ़ते हो, रोम के बारे में पढ़ते हो, तो प्रबोधन 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है जहां लोग ज्ञान विज्ञान की ओर जाएंगे। प्रबोधन का मतलब ये होता है कि अगर आपका दिमाग पहले तार्किक नहीं है, अब वो तार्किकता की ओर जा रहा है। अगर आप पहले कट्टर हैं और अब विज्ञान की ओर जा रहे हैं तो आपके अंदर प्रबोधन आ रहा है। तो यानी कि धार्मिक कट्टरता से हटकर ज्ञान विज्ञान की ओर जाना, मानवता की ओर जाना प्रबोधन कहलाता है। तो प्रबोधन काल, जिसे एनलाइटमेंट या आध्यात्मिक जागृति कहा जाता है, 17वीं 18वीं शताब्दी में यह यूरोप में एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसने तर्क को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। जहां धर्म की कट्टरता होगी, अंधविश्वास ज्यादा होगा, वहां पर ये मानो ज्ञान और विज्ञान नहीं होगा। वहां लोग तर्कशील नहीं होंगे, बल्कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर पथराव कर सकते हैं, दंगे कर सकते हैं। तो इसलिए तर्कशील होना जरूरी है, वैज्ञानिक होना जरूरी है और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। और यही सारी चीजें एनलाइटमेंट या प्रबोधन काल में हुई। प्रबोधन काल के प्रमुख विचार ये थे कि व्यक्ति को तर्कशील होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए, ज्ञान को प्राप्ति करना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए। इस काल में व्यक्ति स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की बात की गई। स्वतंत्र विचार, मानव अधिकारों का समर्थन किया गया और ये कहा गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के साथ जिए, अपने धर्म के अनुसार जिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबोधन काल में यह कहा कि हर व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि विचार ही सत्य से अवगत करवाते हैं। जब किसी के विचारों को सुनता ही नहीं दी जाएगी तो सत्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया और ये कहा कि सरकार को किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्राकृतिक कानून को बढ़ावा दिया, मानवीय तर्क को बढ़ावा दिया। इस समय के प्रमुख विचारक थे इमैनुअल कांट। कांट ने डेर क्रिटिक डेयर रिनेन फेरनोनफ्त में तर्कशास्त्र और नैतिकता के विषय में गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने कहा अपनी समझ का प्रयोग करने का साहस करो भाई, अपनी भी बुद्धि समझो, नहीं है कि कोई बंदा आए आपको बरगला के चला जाए और आप उसकी बातों में आ जाओ। इमैनुअल कांट कहते हैं कि हर मनुष्य अपने सम्मान का अधिकारी है, इसलिए हर मनुष्य से हमें दूसरे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार उससे हम अपने लिए चाहते हैं। तो इमैनुअल कांट कहते हैं हर चीज की एक वैल्यू होती है, लेकिन मानवीय सम्मान की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो क्योंकि मानवीय सम्मान अमूल्य है, अनमोल है, इसको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनमोल है, अनमोल, जिसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। जॉन लॉक इस समय के बहुत बड़े विचारकों में से एक रहे हैं। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को राइट टू लाइफ, जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार होने चाहिए। वॉल्टेयर बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे वॉल्टेयर। इनका एक स्टेटमेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा
कि आपको आजीवन मेरे बारे में कहने की आज़ादी है, आप चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन आपके विचारों को मैं मानूं या ना मानूं, सुनूं ना सुनूं, ये मेरी भी तो स्वतंत्रता है। तो वाल्तेयर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष रखते थे, धार्मिक सहिष्णुता को बल देते थे। इन्होंने कहा धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया में 55-60 देश ऐसे हैं जो धार्मिक कट्टरता में, और सबसे ज़्यादा पीछे वही हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी वहीं पर है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, लॉजिकल सोच नहीं होगी, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। जियो जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, इन्होंने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। रूसो ने कहा व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं, एक तत्कालिक इच्छा होती है और एक पूर्ण इच्छा होती है। तत्कालिक इच्छा ना व्यक्ति से गलत काम करवा देती है, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं होती, वो मन में विचार आए, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और तब आती वो चीज़ें। वास्तविक इच्छा एक योजना से आती हैं, ऐसा रूसो कह रहे हैं। बैरन डे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण की बात की है, और इन्होंने कहा है कि सरकार की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रबोधन काल में तर्क की बात की गई, लॉजिक की बात की गई, वैज्ञानिक सोच की बात की गई, लोकतांत्रिक विचारों की बात की गई, स्वतंत्रता को समर्थन दिया गया, समानता को समर्थन दिया गया, न्याय को समर्थन दिया गया, धर्म के कट्टरपन का विरोध किया गया, धार्मिक दबदबे का विरोध किया गया, और इस तरीके से आज यूरोप आगे बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि वाणिज्यवाद की परिभाषा दीजिए। वाणिज्यवादी विचारों के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। वाणिज्यवाद मतलब है कमर्शलाइजेशन, या फिर जिसे हम मर्केंटलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर मार्केट का विस्तार होता है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोपियन अर्थव्यवस्था विकसित होती गई, और इन्होंने कहा कि देश की पावर इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उस देश के पास सोने और चांदी का भंडार कितना है। इन्होंने कहा कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में वाणिज्यवादी विचारों का विकास हुआ। तो वाणिज्यवादी विचारक ये कहते हैं कि सरकार को अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए ताकि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके, सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाने चाहिए। सरकार को प्रोडक्शन बढ़ावा देने के लिए उपाय करने चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा बाहर की मनी हमारे पास आएगी, और मनी किसके रूप में आएगी? गोल्ड और सिल्वर के रूप में आएगी। वाणिज्यवादी विचारधारा उपनिवेशवाद का समर्थन करती है कि बड़े बड़े देशों को छोटे छोटे देशों को गुलाम बना लेना चाहिए, और उनके मार्केट में अपना सामान बेचना चाहिए, और वहाँ से जो कच्चा माल है वो ले लेना चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ले जाते थे, लोहा कोयला खोद के ले जाते थे, और वहाँ से सामान बेच बेच के हमारे सामान बना के हमारे देश में बेचते थे। इस तरीके से उन्हें प्रॉफिट होता था। वाणिज्यिक सिद्धांत ये कहता है व्यापारिक अधिशेष बनाए रखना जरूरी है ताकि विदेशी मुद्रा कब्जे में आती रहे। वाणिज्यवाद में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है ताकि देश के जो घरेलू उद्योग है वो सुरक्षा में रहें। घरेलू उद्योग को सुरक्षा रखने के लिए सरकार टैरिफ लगाती है। टैरिफ का मतलब ये देखो, जैसे मान लो भारत का सामान किसी और देश में जा रहा है और वहाँ वो सामान 100 रुपये का बिक रहा है। अब वो देश चाहता है कि भारत का सामान ना बिके, तो उस पर क्या करेगा? 50 रुपये टैरिफ लगा देगा। अब ये सामान 150 का हो गया, अब भारत का सामान महंगा हो गया, अब उस देश में वो सामान बिकेगा नहीं। तो घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए ऐसा किया जाता था। वाणिज्यवादी जो नीतियां हैं ये कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं, मार्केट को बढ़ावा देती हैं। लेकिन वाणिज्यवाद की आलोचना एडम स्मिथ जैसे लोग करते हैं। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाजार ना एक अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल हैंड है, जो लोगों को कंट्रोल करता है, सरकारों को कंट्रोल करता है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। इसमें गरीब गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं। छोटे छोटे देशों को कंट्रोल करा जाता है और उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया जाता है। आखिरी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम इस पीडीएफ का, और सब्जेक्ट कोड है हमारा BHIC 108। 17वीं 18वीं शताब्दी में राज्य सत्ता और चर्च के बीच संबंध बताओ। तो जब आप 17वीं 18वीं शताब्दी का यूरोपियन इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि राज्य और चर्च के संबंध पहले बहुत मजबूत थे, और पूरी तरीके से चर्च ही राज्य की पॉलिसीज को कंट्रोल करता था, चर्च का ही दबदबा था। राजा भी चर्च के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इवन चर्च राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे, इवन जनता से वो टैक्स वसूलते थे। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा कि चर्च की सत्ता अलग चली जाएगी और राज्य की सत्ता अलग चली जाएगी। राज्य पावरफुल हो जाएगा और चर्च राज्य के अंडर में आ जाएगा। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं और धार्मिक बदलाव भी आ रहे हैं। और धर्म में बदलाव ये आ रहा है कि चर्च की सत्ता कमजोर हो रही है। तो अगर हम बात करें कई यूरोपीय देशों में, स्पेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, पुर्तगाल की बात कर लो, तो यहाँ पर राजा का और चर्च का गहरा संबंध था। राजा वही काम करता था जो चर्च कहता था। राजा का मेन काम था ईसाइयत की रक्षा करना और ईसाइयत को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से चर्च पावरफुल था
और कोई बंदा चर्च के खिलाफ बोल नहीं सकता था। लेकिन इस दौरान 30 वर्षीय युद्ध हुआ। 30 वर्षीय युद्ध हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट थे ये आए और इन्होंने चर्च के जो अंधविश्वास थे उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब ऐसे में वो राजा जो चर्च के दबदबे से परेशान हो चुके थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद को समर्थन दिया और यूरोप में युद्ध होने लगा। धर्म युद्ध जिसे 30 वर्ष का कहते हैं, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में होने लगा। कैथोलिक कट्टर थे, कैथोलिक जो चर्च थे वो पुराने नियमों पर चल रहे थे और प्रोटेस्टेंट ये कह रहे थे कि कैथोलिक चर्च समाज का शोषण कर रहा है, इसमें तो अंधविश्वास है। और ऐसे में धर्म में सुधार को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। इंग्लैंड में राज्य और चर्च के बीच तनाव होने लगा। इंग्लैंड के जो राजा थे वो कैथोलिक चर्च को बनाए रखना चाहते थे, जिसकी वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया और इंग्लैंड में क्रांति हो गई, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में करी हुई थी। 18वीं शताब्दी में जब प्रबोधन काल आया, लोग और ज़्यादा लॉजिकल हुए तो उन्होंने धर्म पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, चर्च पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके चर्च की शक्ति कमी हो गई। रूसो, कांट जैसे लोगों ने यह कहा धर्म का अलग क्षेत्र होना चाहिए और राजनीति का अलग क्षेत्र होना चाहिए। धर्म को राजनीति के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और राजनीति को धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेक्युलरिज्म व्यवस्था होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मर्जी हम चर्च को माने और मर्जी हो ना माने, ऐसे विचार उठने लगे प्रोटेस्टेंटवाद में। निष्कर्ष ये निकलता है 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में राज्य और चर्च के संबंध जो थे वो बदल रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो समाज है वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और धर्म का दबदबा कम हो रहा था। आशा करते हैं कि इनमें से कोई भी प्रश्न आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड BHIC 109 के साथ। तब तक आपके लिए बहुत धन्यवाद।